अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग लगभग हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो मान के चलना 2 से 4 नंबर का गेट एग्जाम में इसी टॉपिक से आएगा। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है, ज्यादा लेंदी नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा टॉपिक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आईपी प्रोटोकॉल की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको वीडियो नंबर 12 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप मेरा कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 12 देखो। दैट वाज इंट्रोडक्शन टू आईपी। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट से एक बार इन सब चीजों को रिवाइज करते हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको उस वीडियो में बताए थे, हम उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। और उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आजकल एमएसक्यूज आ रहे हैं ना, और एमएसक्यू के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स एज इट इज आपसे गेट एग्जाम में पुट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट हमने देखा था आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, वो क्या था भाई? इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस। अच्छा जी, अनरिलायबल कहने का मतलब क्या है? आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था। अनरिलायबल का मतलब है भाई, इट हैज नो एरर चेकिंग। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। क्या है अनरिलायबल का मतलब? नो एरर चेकिंग और ट्रैकिंग। नो एरर चेकिंग और ट्रैकिंग। ठीक है, ना तो कोई एरर चेकिंग है, ना ही एरर ट्रैकिंग है। अच्छा, अब अभी थोड़ी देर में ना मैं आपको आईपी हेडर पढ़ाऊंगा। अच्छा, वैसे मैं बता देता हूँ, आईपी हेडर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आईपी प्रोटोकॉल के टॉपिक में जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट इज आईपी हेडर ओनली। तो आईपी हेडर में से ही लगभग बहुत क्वेश्चंस आए हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, तो अभी जब मैं आपको आईपी हेडर पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा आईपी हेडर में ना बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो उसमें से एक फील्ड होगी चेकसम। ठीक है, तो आपको लगेगा कि चेकसम तो एरर डिटेक्शन स्कीम है, हमने डीएलएल में पढ़ी थी, डेटा लिंक लेयर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। तो आपको लगेगा कि फिर इसमें एरर चेकिंग क्यों नहीं है भाई? जब चेकसम हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम एरर चेकिंग कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये चेकसम ना हेडर के लिए होता है, डेटा के लिए नहीं होता। दिस चेकसम इज फॉर हेडर एंड इट इज नॉट फॉर डेटा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ हेडर के लिए ही ये चेकसम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेटा के लिए नहीं कर रहे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं भाई? डेटा चाहे करप्ट हो चाहे कुछ भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि एरर चेकिंग की फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई? एरर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वाली बात भी आई थिंक आपको याद आ रही होगी। मैंने आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वीडियो नंबर 12 में, तो मैंने वहां आपके साथ डिस्कस किया था एरर ट्रैकिंग का मतलब क्या है। जैसे ये देखो, जैसे ये हमारे पास ये सोर्स है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है। तो जो भी आईपी डेटाग्राम चला, वो पहले तो सोर्स से इस राउटर पे गया, ठीक है, फिर इस राउटर से कहीं और गया, उसके बाद ये यहाँ से फिर इस राउटर पे गया, फिर किसी और राउटर पे गया, और फिर फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो इधर उधर मतलब घूम फिर के पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा। अब खास बात क्या है कि जो आईपी डेटाग्राम होगा ना, अच्छा, मैं बार बार डेटाग्राम वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई थिंक आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ऑलरेडी काफी बार बता भी रखा है। जो भी पैकेट्स है ना, उनके स्पेशल नेम होते हैं। नेटवर्क लेयर पे हम लोग पैकेट को डेटाग्राम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग सेगमेंट कहते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। जैसे अगर हमारा टीसीपी चल रहा होगा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो हम सेगमेंट बोलेंगे, है ना। और अगर यूडीपी चल रहा होगा तो यूजर डेटाग्राम बोलेंगे, एंड सो ऑन, है ना। और डीएलएल पे हम लोग फ्रेम बोलते हैं पैकेट को। तो ऐसे ही जब हम नेटवर्क लेयर पे अभी फिलहाल चल रहे हैं, आईपी प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, तो हम सिंपली पैकेट को क्या बोलेंगे? डेटाग्राम। ठीक है, तो इसलिए मैंने रफली बोल दिया कि सेंडर से सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमने एक डेटाग्राम सेंड किया, और वो पता नहीं किस किस राउटर से होता हुआ गया। तो अब डेटाग्राम ये चीज याद नहीं रखेगा कि मैं कहाँ कहाँ से होता हुआ आया हूँ, एंड सो। तो यही बेसिक मीनिंग है ट्रैकिंग का। ठीक है, मतलब जैसे ये जो भी इसने पाथ फॉलो किया है, मैं थोड़ा सा अच्छे से शो कर देता हूँ। ये देखो, जैसे ये पाथ इसने प्रॉपर फॉलो किया है, तो इसको ये पाथ याद नहीं रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ, एंड सो ऑन। तो सिंपल बात आपको बस इतनी याद रखनी है
कि आईपी में कोई एरर चेकिंग या ट्रैकिंग की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब इट इज सिंपली अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अच्छा, अब मेरे को कनेक्शनलेस के बारे में आपको समझाना है, तो मैं इस चीज को हटा लेता हूँ और रब कर लेता हूँ मैं इस चीज को, और फिर मैं कनेक्शनलेस के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। अच्छा जी, तो देखो भाई, कनेक्शन लेस का मीनिंग क्या है। कनेक्शन लेस का मीनिंग है कि कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटाग्राम सेंड करने से पहले, ठीक है। डेटाग्राम सेंड करने से पहले कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो मतलब सेंडर ऐसे नहीं बोलता है कि आप रिसीवर को कि आप रेडी हो जाओ, डेटाग्राम आने वाला है, एंड्स ऑन, नहीं। सेंडर का जब मन करेगा ये रिसीवर के पास डेटाग्राम भेज सकता है, ठीक है। तो यही बेसिक मीनिंग है कनेक्शन, समझ गए ना। मतलब कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज नहीं है। जैसे देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड स्कीम मैंने आपको काफी बार पहले बता रखी है, आप नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, तीन फेजेस होते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, देन डेटा ट्रांसफर एंड देन कनेक्शन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टर्मिनेशन कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर फेज होता है। दैट मीन्स व्हाट, जिसके जब मन में आएगा डेटाग्राम सेंड करने के बाद वो डेटाग्राम सेंड कर सकता है। मतलब अगर आपको किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता है, आप उसके पास डेटाग्राम सेंड कर सकते हो, बस दैट्स इट। मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही है बेसिक मीनिंग कनेक्शन लेस स्कीम का, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी रीजंस एंड सो ऑन, वो सब चीजें हम आराम से बाद में देखेंगे। बट बेसिक सा बात ये है कि अगर आपको किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता है, आप उसके पास डेटाग्राम सेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था भाई, क्योंकि अनरिलायबल है, कनेक्शनलेस है, तो मतलब इसका जो सारा का सारा एफर्ट है ना, इसका सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे है, ठीक है। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे ध्यान लगाना है, मतलब पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, बस दैट्स इट। तो बेसिक एम ही आईपी प्रोटोकॉल का यही था, है ना। तो फिर इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसको बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। मतलब इसका जो सारा का सारा एफर्ट है, या इसका जो पूरा बेसिक एम है, वो सिर्फ डिलीवरी पे है। ये ना तो एरर चेकिंग कर रहा है, ना ट्रैकिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना ही कनेक्शन बना रहा है, इसको कुछ नहीं करना है। इसका सिर्फ मेन काम क्या है भाई, पैकेट को डिलीवर कराना, बाय हुक और बाय क्रुक सेंडर से रिसीवर तक पैकेट पहुंच जाए, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात शायद आपके मन में ये आ सकती है, शायद मैंने पॉइंट नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट। अनरिलायबल वाली बात में, कि जैसे इसमें कोई एरर डिटेक्शन स्कीम तो है नहीं, तो आपको लगेगा कि अगर पैकेट हमारा करप्ट हो गया, यू कैन से डेटाग्राम करप्ट हो गया, डेटा जो था उसके अंदर वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ गई, एंड सो ऑन, या नॉइज आ गई, इसी कारण डेटा करप्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया कुछ, है ना। या फिर किसी ने मतलब जबरदस्ती कोई डेटा चेंज करने की कोशिश करी, हैकर ने, एंड सो ऑन, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि डेटा हमारे पास जो आया है वो ठीक आया या नहीं आया है। तो सिंपल बात याद रखनी है भाई, ये आईपी का काम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया आईपी का क्या है भाई, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम है। इसमें ये अनरिलायबल कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई एरर डिटेक्शन वाली बात नहीं है। तो फिर काम कौन करेगा ये इसका नीचे वाली लेयर करेगी, है ना, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको समझाया था ना, देखो डेटाग्राम जो होता है वो फ्रेम में पैक होके जाता है ना, उड़ के तो जाता नहीं है। अगर किसी सेंडर ने रिसीवर के पास डेटाग्राम सेंड करना है, तो डेटाग्राम कैसे होगा भाई, वो पैक होके जाएगा ना फ्रेम में, है ना। तो फ्रेम में पैक करने का तो क्या होता था भाई, डीएलएल अपना हेडर ऐड करेगी और एक ट्रेलर ऐड करेगी, और अब इस पूरे की पूरी चीज को हम लोग क्या क्या देते थे भाई, ये फ्रेम, है ना, आपको याद होगा, हाँ। तो ये हमारा फ्रेम बन चुका है। वही बात, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई, है ना, आपको लगेगा बहुत ज्यादा राइटिंग खराब है, तो थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब यहाँ पे जो हमने ट्रेलर ऐड किया है ना, ये ट्रेलर ऐड किया है, इस ट्रेलर का काम होगा एरर डिटेक्शन और या करेक्शन करने का काम, ठीक है। तो हमारे को इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि अगर डेटाग्राम के अंदर का डेटा करप्ट हो गया तो क्या करेंगे, एंड सो ऑन, कोई बात नहीं। वो नीचे वाली लेयर है ना, डेटा लिंक लेयर, वो हैंडल करेगी। इसका काम नहीं है। इसका काम तो सिंपली क्या है, बार बार समझा रहा हूँ मैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम। इसका बेसिक एम है पैकेट को किसी न किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक फटाफट से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा दो, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद एक बात मैंने आपको शायद और बताई थी, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
बस 2-4 मिनट और लगेंगे बस, उसके बाद फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे हमने एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स थे, है ना। और फिर वही बात है, आज की क्लास में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था भाई, सेंडर से रिसीवर पे। ये देखो जैसे ये हमारा सेंडर है, ठीक है, और ये हमारा रिसीवर है। तो हो सकता है कि कोई डेटाग्राम, जैसे सेंडर ने रिसीवर के पास 4 डेटाग्राम भेजने हैं या जितने भी भेजने थे, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ भी। तो हो सकता है कि पहला डेटाग्राम ये वाला रूट फॉलो करके आया, ठीक है, दूसरा डेटाग्राम कोई और राउटर से होता हुआ जैसे इधर से आ गया, समझ पा रहे हो। अच्छा, ऐसे ही कोई और हो सकता है जो कि किसी और पाथ से आया होगा, एंड सॉन। तो मतलब मेन बात क्या है कि अगर सेंडर ने रिसीवर के पास मल्टीपल डेटाग्राम्स भेजने हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो सारे के सारे सेम पाथ से जाएंगे, ठीक है, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी मैं फटाफट से लिख देता हूँ, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, हटा दो ना, ठीक है। हाँ, चलो अब हम बेसिक पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट क्या है भाई, ईच डेटाग्राम कैन बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली एंड कैन फॉलो डिफरेंट रूट्स, ठीक है। हम लिखते हैं इस पॉइंट को, ईच डेटाग्राम, ईच डेटाग्राम कैन बी transported separately, can be transported separately and can follow different routes, ठीक है, different routes, अलग अलग रूट से जा सकता है पैकेट, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, फॉलो डिफरेंट रूट्स, ठीक है। ओके, सो दीज आर द बेसिक 3 पॉइंट्स जो हमारे को माइंड में रखने हैं अच्छे से, ठीक है। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था भाई, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अनरिलायबल कहने का मतलब क्या था, नो एरर चेकिंग और ट्रैकिंग। और कनेक्शनलेस, इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता डेटाग्राम सेंड करने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्शन बने फिर डेटाग्राम सेंड करो फिर कनेक्शन टर्मिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा पैकेट भेजते चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सिस्टम इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका सारा का सारा एफर्ट डिलीवरी पे है। इसने ना तो कोई एरर ट्रैकिंग करनी है, ना ही चेकिंग करनी है, ना ही कनेक्शन बनाना है, कुछ नहीं करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ एम क्या है भाई, पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाओ बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा हमने, ईच डेटाग्राम कैन बी ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली एंड कैन फॉलो डिफरेंट रूट्स, ठीक है, अलग अलग रूट से पैकेट जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सेंडर ने रिसीवर के पास 4 डेटाग्राम भेजने तो चारों के चारों सेम पाथ से जाएंगे, वो अलग अलग पाथ से जाएंगे, जहां से उनको रास्ता समझ में आएगा वो वहां से जाएंगे, ठीक है, सिंपल बात है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलो अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है भाई, अब हम लोग देखेंगे आईपी डेटाग्राम के बारे में, ठीक है। आईपी डेटाग्राम मतलब जो जो आईपी का जो पैकेट होता है ना, जो आईपी नेटवर्क लेवल पे हम पैकेट को क्या कहते थे भाई, डेटाग्राम। तो बस वही हम लोग आईपी डेटाग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात आएगी भाई, आईपी डेटाग्राम का साइज क्या होता है। तो देखो हम ऐसे समझते हैं, आईपी डेटाग्राम में ना 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जी हेडर और दूसरा पार्ट होता है जी डेटा, ठीक है। और जो पूरा का पूरा डेटाग्राम है, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम ये रहता है जी 20 बाइट्स का और मैक्सिमम ये जा सकता है 65535 बाइट्स तक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, प्लीज ध्यान रखना, बाइट्स में सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, बिट्स में नहीं चल रहा, बाइट्स में चल रहा है। तो ये ऑप्शन आएंगे, आईपी डेटाग्राम का मिनिमम साइज कितना होता है, 20 बाइट्स, 20 बिट्स एंड सो ऑन। तो वहां पे आपको कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं बाइट्स था या बिट्स थी एंड सो ऑन, तो प्लीज ध्यान रखना बाइट्स सही है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो ये जो 20 बाइट्स का मिनिमम आईपी डेटाग्राम है, इसका क्या मीनिंग है, और 65535 बाइट्स का मैक्सिमम डेटाग्राम है, इसका क्या मीनिंग है एंड सो ऑन, तो वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। देखो भाई, आईपी डेटाग्राम में मैंने आपको बताया ना 2 पार्ट्स हैं, एक हेडर और एक डेटा। तो हेडर मिनिमम से मिनिमम 20 बाइट्स का होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 बाइट्स का होगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान रखना, बड़े बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। हेडर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60, ठीक है। अच्छा, तो वही बात आएगी अब डेटा। तो डेटा ऑब्वियसली देखो, पूरा का पूरा डेटाग्राम, ये देखो पूरा डेटाग्राम मैंने आपको कितना बताया है, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पूरा डेटाग्राम कितना है भाई,
मिनिमम 20 और मैक्सिमम 65535। अच्छा, अब क्योंकि मिनिमम 20 है और हेडर भी मैंने आपको बताया मिनिमम 20 का होगा, तो ऑब्वियसली डेटा कितना होगा भाई, मिनिमम 0। मतलब हो सकता है कि हम लोग 0 बाइट का डेटा भेजें, मतलब बिल्कुल भी ना भेजें। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा डेटा आप कितना भेज सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो भाई, 20 बाइट का तो हेडर मैंने आपको बता दिया है ना, 20 से कम तो आप हेडर भेजोगे नहीं, तो डेटा कितना भेज पाओगे, है ना। ये देखो मैक्सिमम कितना आईपी डेटाग्राम का साइज 65535, तो कितना आ जाएगा ये 65535 माइनस 20, दैट इज 65515। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक से, प्लीज ध्यान रखना। तो मिनिमम डेटा इनसाइड आईपी डेटाग्राम इज 0 बाइट्स और मैक्सिमम डेटा इनसाइड आईपी डेटाग्राम इज 65515 बाइट्स। ठीक है, और ये कैसे निकाला आपको आई थिंक देखते समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम आईपी डेटाग्राम, एक बार फटाफट से बोल देता हूँ, देखो मिनिमम है आईपी डेटाग्राम 20 और मैक्सिमम है 65535। मिनिमम डेटाग्राम क्योंकि 20 है, ये समझ पा रहे हो ना, हेडर प्लस डेटा दोनों चीजें मिला के है भाई 20, तो हेडर मिनिमम 20 है ही है, तो डेटा 0 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास यू कैन से हेडर अगर 20 का ही रखते हैं, तो डेटा ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 6553 सॉरी 65515 तक। 65515 कैसे निकाला भाई, 65535 मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम माइनस हेडर मिनिमम जो हम ले सकते थे 20। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, क्योंकि डेटा मैक्सिमम निकालना है ना, तो इसलिए हम हेडर मिनिमम लेके चलेंगे 20 का, है ना। तो 65535 माइनस 20, दैट इज 65515। ठीक है जी, ओके। तो ये बेसिक सा पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बार बार समझा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, अब एक बात ये भी आपके मन में आ सकती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटाग्राम है वो उड़ के नहीं जाता, वो उसमें यू कैन से फ्रेम में पैक होके जाता है ना। जो भी हमारा डेटाग्राम होता है, डेटाग्राम उड़ के नहीं जाता, ये हमेशा फ्रेम में पैक होके जाता है। फ्रेम में पैक होके जाने का मतलब क्या होता है भाई, डेटाग्राम के दोनों तरफ, एक तरफ हेडर और एक तरफ टेलर हम ऐड कर देंगे और बोल देंगे कि फ्रेम बन गया, और वो फ्रेम ट्रांसमिट होता था। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी ईथरनेट पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में चेक करो भाई, ईथरनेट, इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट एंड सो ऑन, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक करना। ईथरनेट में मैंने आपको समझाया था कि मिनिमम फ्रेम का साइज होता है जी 64 बाइट्स का। ओके, मिनिमम फ्रेम का साइज होता है जी 64 बाइट्स का, और मैक्सिमम होता है जी 1518 बाइट का, है ना, जिसमें 18 बाइट का ओवरहेड होता था। तो इथरनेट क्या कहता है कि मिनिमम आप डेटा भेजेंगे 46 बाइट्स का, ठीक है, और 18 का ओवरहेड, और मैक्सिमम डेटा आप भेजोगे 1500 बाइट का। एक मिनट, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ मैं। हाँ, तो एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ, लो। हाँ, तो इसने इथरनेट ने क्या बोला कि मिनिमम हम लोग डेटा भेजेंगे 1500 बाइट का। ओके, सॉरी, मिनिमम 46 बाइट्स का डेटा और 18 बाइट का ओवरहेड था। आप प्लीज चेक करो भाई, इथरनेट में मैंने सब बता रखा है आपको, है ना। और इसमें जो 1518 था उसमें 1500 बाइट का डेटा था और 18 बाइट का हमारा ओवरहेड था। ये फिक्स रहता था इसमें 18 बाइट का ओवरहेड, है ना, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी। तो अब आपके मन में आएगा कि डेटाग्राम तो फ्रेम में पैक होके जाता है, तो फिर आप सर ऐसे कैसे कह रहे हो कि डेटाग्राम जो है हमारा, उसका साइज, ये देखो, उसका साइज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 65535, आप 65535 तक जाओगे कैसे, ये तो मैक्सिमम 1518 ही ले सकता है। तो भाई ये एक प्रोटोकॉल की बात है, अलग अलग प्रोटोकॉल की अलग अलग कहानी है। हाँ, अगर आप ये बात कहोगे कि अगर डेटाग्राम इथरनेट फ्रेम में पैक होके जा रहा है, तो जरा मुझे बताओ, तो मैं अब आपके आंसर कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में आ सकता है। क्या पूछेंगे आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम दैट कैन बी कैरिड इन ईथरनेट फ्रेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में। हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम that can be transported in ethernet frame, ethernet frame। ठीक है,
व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन इथरनेट फ्रेम। अब वही बात है भाई, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, प्लीज मैंने पढ़ दिया बार बारी, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं बोल देता हूँ एक बारी, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन इथरनेट फ्रेम। ठीक है, तो देखो अब इस बात का हम लोग आंसर करेंगे। तो देखो भाई, कितना हम भेज सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी आपको समझाया कि इथरनेट के केस में मैक्सिमम इथरनेट फ्रेम कितना रह सकता है भाई, 1518, उसमें 18 का तो ओवरहेड आना ही आना है, 1500 बाइट आप डेटा भेज सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ चुके होगे, है ना। तो हम लोग मैक्सिमम साइज ऑफ डेटाग्राम दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन इथरनेट फ्रेम, इसका आंसर कितना होगा भाई, 1500। ठीक है, इससे ऊपर हम लोग नहीं भेज सकते। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी ये जो बात थी कि मैक्सिमम साइज 65535 तक जा सकता है, तो उसको हम लोग 1500 पे लिया है, इससे ऊपर हम लोग नहीं भेज सकते। आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से बहुत आराम से कर लो इन सब चीजों को। ठीक है जी। अच्छा वही बात है, मैक्सिमम की बजाय मिनिमम भी पूछा जा सकता था, तो मिनिमम के लिए आप क्या बोलोगे, तो ये तो मैं लिख देता हूँ आगे, ये हो गया जी मैक्सिमम का आंसर। अच्छा मिनिमम कितना भेजोगे भाई, देखो मिनिमम के लिए आपके मन में आएगा कि मिनिमम वाली बात भी ऑब्वियस है ना। जब इसने बोल दिया, किसने, आपके इथरनेट फ्रेम ने, कि मिनिमम डेटा आपको 46 बाइट का भेजना है और 18 बाइट का ओवरहेड होगा, मतलब मिनिमम इथरनेट फ्रेम तो 64 बाइट्स का ही रहेगा। तो आपको लगेगा कि भाई मिनिमम आपको 46 बाइट्स का हेड मतलब आईपी डेटाग्राम भेजना पड़ेगा, बट एक्चुअली ये बात गलत है। 46 का आप क्यों भेजोगे भाई, सपोज करो आपको सिंपली कोई आईपी डेटाग्राम भेजना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेडर था, मतलब मिनिमम आपको देखा है ना, ये देखो ऊपर देखो, मिनिमम हमने क्या देखा भाई, आईपी डेटाग्राम मिनिमम 20 बाइट का तो होगा ही होगा, है ना। तो अगर आपको वही 20 बाइट का ही भेजना तो फिर आप क्या करोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आपको इथरनेट में समझाया भी था, अगर आपके पास 46 बाइट्स का डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग पैडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी, पैडिंग कर लेंगे, और पैडिंग कौन करेगी भाई, डेटा लिंक क्लियर करेगी। मतलब जो भी डेटाग्राम होगा, डेटाग्राम लाने के बाद मतलब जो भी नेटवर्क से डेटाग्राम आएगा उसके आगे थोड़ी सी पैडिंग या कुछ एक्स्ट्रा बिट्स वगैरह ऐड कर देगी डेटा लिंक लेयर, और 46 बाइट्स का वो जबरदस्ती का डेटा बना देगी, मतलब यू कैन से 46 बाइट्स का डेटा आ जाएगा, और 18 बाइट का जो ओवरहेड था वो इथरनेट लगा लेगा, और 64 बाइट्स का फ्रेम बना करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा मिनिमम वाली बात क्यों हम बोलते थे, मिनिमम वाली बात इसलिए बोलते थे 46 बाइट का डेटा, है ना, क्योंकि CSMA-CD इसमें यूज होता था इथरनेट में, तो CSMA-CD को मिनिमम फ्रेम चाहिए होता था। इसमें न्यूमेरिकल्स भी मैंने बहुत कुछ आपको ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, चलो मैं सब चीजें बार बार रिपीट नहीं करता, आपको सब याद होगा, नहीं याद तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस देखो। ठीक है जी। अच्छा तो हम अब फाइनली अपनी बात पे आते हैं, 46 का मिनिमम ऐसा नहीं है, तो मिनिमम कितना चलेगा भाई, 20। ठीक है, तो अगर आपको जब मतलब डेटाग्राम छोटा ही है ही 20 बाइट्स का, तो हम करें क्या, तो नेटवर्क ले 20 बाइट्स का ही डेटाग्राम भेजेगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना मिनिमम 20 का आएगा। तो फिर वही बात है, 46 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 46 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 26 बाइट्स का, 26 बाइट्स की पैडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 26 बाइट्स की पैडिंग करने से क्या होगा भाई, 20 प्लस 26 दैट इज 46 बाइट्स, 46 बाइट्स का डेटा आपको मिल चुका है। तो पैडिंग याद है ना, जबरदस्ती का कुछ गार्बेज डेटा डाल देंगे, है ना। हाँ जी, तो 46 बाइट्स का डेटा आपको मिल चुका है। अब बस वही बात, ये देखो 18 बाइट का हम लोग ओवरहेड साथ डालेंगे, 64 बाइट्स का हमारा फ्रेम बन जाएगा इथरनेट का, और हम लोग ट्रांसमिट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो क्या हो रहा है भाई, देखो ये तो था हमारा डेटाग्राम। ठीक है, डेटाग्राम आया बहुत छोटा, तो उसके साथ हमने क्या कर दी, पैडिंग। तो अब ये जाकर के बन गया 46 बाइट्स का, मिनिमम है ना इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया जी 46 बाइट्स का। अब इसके साथ कुछ कुछ जो भी इथरनेट में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी ना आपको, हेडर में कुछ कुछ था, ट्रेलर में कुछ कुछ था, तो टोटल 18 बाइट्स का टोटल ओवरहेड ऐड हुआ, और ये बन गया जी 64 बाइट्स का फ्रेम, इथरनेट फ्रेम, जो कि इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी वही बात है, पैडिंग वाली बात आ सकती है, तो जरूरी नहीं कि डेटाग्राम, मेन बात जो आपको समझ में आई यहाँ पे, मेन बात क्या समझ में आई कि नेटवर्क लेयर पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मिनिमम 46 बाइट्स का डेटाग्राम दो मुझे तभी मैं ट्रांसफर करूंगा एंड सॉन। तो DLL ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नेटवर्क लेयर पे नहीं डाल सकती। ठीक है, नेटवर्क लेयर को उसने फ्री छोड़ा हुआ है, जितना भेजना है भेज लो, आगे मैं पैडिंग लगा करके अपने आप भेजती रहूंगी। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ने ये क्या रखा है नेटवर्क लेयर को, समझ गए ना। तो 20 बाइट का मिनिमम तो 20 भेजना ही पड़ेगा
आएगा क्योंकि इथरनेट सॉरी ये जो डेटाग्राम है आईपी डेटाग्राम मिनिमम तो 20 का होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि हेडर 20 बाइट का होता ही होता है ना। तो बस तो वही बात है, 20 भेज लेगी वो और आगे क्या करेगी डीएलएल 26 बाइट्स की पैडिंग लगा करके भेज देगी। अब वही बात है, गेट एग्जाम में इस टाइप से बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन के आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट आगे आ सकता है कि मैक्सिमम पैडिंग डन बाय डीएलएल, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, मैक्सिमम पैडिंग आएगी जी 26 बाइट्स की, ठीक है, इन केस इफ वी आर सेंडिंग डेटाग्राम। वही बात है, मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, आप रफली मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो 26 बाइट्स की है भाई ये, वही बात है, शायद मैंने ढंग से लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। 26 है ये, 26 बाइट्स। हाँ, तो अगर हम लोग कोई आईपी डेटाग्राम भेज रहे हैं जो कि पैक होके जा रहा है ईथरनेट फ्रेम में, तो मैक्सिमम पैडिंग कितनी होगी, मैक्सिमम पैडिंग 26 बाइट्स की होगी, इससे ज्यादा पैडिंग नहीं हो सकती। इससे ज्यादा पैडिंग होने का मतलब जो डेटाग्राम आया वो 20 बाइट से कम आया, 20 बाइट से कम तो डेटाग्राम हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, है ना। ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन अभी तो बड़े बेसिक लग रहे हैं आपको, लेकिन ये अगर फिगर्स आपके माइंड में नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए था कि हमारे पास जो ये एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको बहुत डीप का क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना बहुत ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है, ये बहुत डीप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए कि जो ईथरनेट का फ्रेम है वो मिनिमम कितने साइज का होता है, मैक्सिमम कितने का होता है, उसमें कितना ओवरहेड है और कितना डेटा है। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपी डेटाग्राम मिनिमम कितना जा सकता है, और मिनिमम जा रहा है मतलब 20 का जा रहा है, तो फिर हम आगे कितना डेटा डाल सकते हैं एंड सो। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन टू आईपी डेटाग्राम, ठीक है। तो आईपी डेटाग्राम मिनिमम 20 और मैक्सिमम 65535 बाइट्स, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपी हेडर, ठीक है। आईपी हेडर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपको बताया था मिनिमम हेडर 20 बाइट्स, मैक्सिमम 60 बाइट्स। तो जो 20 बाइट्स है ना भाई, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, मतलब कौन सी बाइट में क्या आ रहा है एंड सो ऑन, बाइट बाय बाइट आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो मैंने आईपी हेडर पूरा अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो 20 बाइट्स हैं वो हमें याद रखनी है। अरे भाई वही बात है, मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आज मेरी पहली क्लास है, ठीक है। तो लाइनें सीधी नहीं खींची जा रही भाई मेरे से, ठीक है। आप लोग प्लीज कोशिश करो समझने की। हाँ, तो देखो, तो हम क्या करते हैं, देखो तो 20 बाइट्स है ना, वो आपको बाइट बाय बाइट पता होनी चाहिए, पहली बाइट का क्या है, दूसरी बाइट क्या है, तीसरी क्या है एंड सो ऑन। और इनफैक्ट किसी किसी जगह पे तो हमें बिट्स के बारे में भी पता होने चाहिए, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई आईपी हेडर में कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है, तो वो फील्ड्स हमें याद रखनी है। तो पहली फील्ड है जी वर्जन, ठीक है, VER वर्जन, ठीक है जी, ये 4 बिट की फील्ड है। ये जो मैं साथ में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना 4 बिट्स, तो ये आपको याद रखना है भाई, साइज एज इट इज गेट एग्जाम में पूछेगा। आईपी हेडर में वर्जन फील्ड जो है वो कितने बिट की है, ऐसे सीधा सीधा पूछेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फील्ड है जी HLEN, दैट इज हेडर लेंथ, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो प्लीज आप अपने हिसाब से प्रॉपर लिख लेना। VER क्या है भाई, वर्जन, HLEN क्या है भाई, हेडर लेंथ, ठीक है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, साथ साथ लिखते जाना, हेडर लेंथ। और ये 4 बिट की फील्ड है। हेडर लेंथ के बाद है जी ST मतलब है सर्विस टाइप, ठीक है जी, सर्विस टाइप, ये 8 बिट की फील्ड्स होती है, ठीक है, ये 8 बिट की फील्ड है सर्विस टाइप। और उसके बाद है जी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास 16 बिट की फील्ड है, ठीक है। तो जो टोटल इतना ये जो मैंने एरिया कवर अप किया है, मैं एक मिनट इस चीज को हटा देता हूँ। हाँ, ये जो हमने यहाँ से, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है, ये ये कितना है जी, 32 बिट्स का है, ठीक है जी, 32 बिट्स। तो 32 बिट्स के, देख एक मिनट, 32 बिट्स के, देखो हमने कितने टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, टोटल 6 टुकड़े हमने किए हैं। वैसे तो टोटल 5 ही रखने थे, क्योंकि 32 बिट्स का मतलब कितना हो गया भाई, 4 बाइट हो गया ना। तो 4 बाइट का मतलब, देखो भाई ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी फॉर दैट।
बिट्स लिखना है ना, बिट्स 32 बिट्स, ठीक है। 32 बिट्स की ये जो पूरी एरिया है हमारा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा एरिया ये 32 बिट्स का है, ठीक है। तो ऐसे हमें 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स हो गए, तो हमें 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है, टोटल 5, ये हमारे 5 यू कैन से 5 पार्ट्स हो गए ना 32 बिट्स के, मतलब 5 इंटू 4 20, तो 20 बाइट्स हमारे यहाँ पे कवर अप हो जाती है, ठीक है। बट ये जो नेक्स्ट है फिर ये ऑप्शन के लिए हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ना आईपी हेडर 20 बाइट्स का मिनिमम है और मैक्सिमम 60 बाइट्स का है। 20 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, 4 बाइट्स के हमें 5 पार्ट्स करने थे, तो हमने ये 5 पार्ट्स दिखाने आपको, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये वाला क्या है भाई, ये ऑप्शंस के लिए है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा पहला 4 बाइट्स, कैसे है 4 बाइट्स कैसे टूटी हुई है, 4 4 8 और 16 में टूटी हुई है, ठीक है। मतलब 32 बिट्स थी, 4 बाइट मतलब 32 बिट, समझ गए ना, 8 4 द 32। इतना बेसिक क्या बोलूं, 8 बिट का एक बाइट होता है ना, तो ठीक है जी। तो 8 4 द 32 मतलब 8 8 बिट के 4 टुकड़े होंगे हमारे पास, है ना। तो देखो भाई कैसे कैसे है ये, तो पहली 4 बिट वर्जन है, दूसरी 4 बिट हेडर लेंथ है, उसके बाद 8 बिट का सर्विस टाइप है, और उसके बाद 16 बिट्स का टोटल लेंथ है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मेरे ख्याल मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट फील्ड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन फील्ड, ठीक है। तो वही बात है, एक्चुअली ना रफली बना रहा हूँ मैं काफी। आइडेंटिफिकेशन फील्ड एक्चुअली 16 बिट्स की है, तो रफली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आईडी, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट्स की ये फील्ड है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है जी फ्लैग्स। फ्लैग्स है जी सिर्फ और सिर्फ 3 बिट के, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 3 बिट के फ्लैग हैं। और उसके बाद है जी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये 13 बिट की फील्ड है, समझ गया ना। देखो 16 हो गया, तो फिर यहाँ पे भी 16 आएगा ना, तो 13 और 3 16 होगा, 16 इंटू 16 प्लस 16 32, तो वही 32 बिट्स के हम लोग यू कैन से पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी मतलब क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बट बेसिक सी बात है, 32 बिट्स का हमने पार्ट्स करके ऐसे क्यों लिखा है, मतलब ये जो हम ऐसे डायग्राम सा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आप आईपी डायग्राम सेंड करोगे तो वो वायर के थ्रू जाएगा, तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स जाएगा ना, ऐसे सीधा सीधा, ऐसे सीधा सीधा इतना बड़ा लगातार ऐसे 32 बिट्स, है ना। फिर आगे, उसके आगे फिर नेक्स्ट 32 बिट्स आ जाएंगी, फिर इसके आगे और नेक्स्ट 32 बिट्स आ जाएंगी, एंड सो ऑन। तो बहुत बड़ा ऐसे मतलब सीधी बिट्स जा रही है ना लगातार कंटिन्यूस फैशन में। तो हम इस स्टाइल से क्यों दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ सको, इसलिए हमने इस टाइप से दिखाया है। और जो एक्चुअली इसका टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल रीजन ये है कि जब ये आईपी हेडर वगैरह ये सब बनाए गए थे, तो उस टाइम पे 32 बिट्स के रजिस्टर होते थे, तो एक एक बारी में 32 बिट्स प्रोसेस होती थी इकट्ठी, तो इसीलिए उन्होंने इस स्टाइल से बना रखा है, ठीक है। और इसका कोई खास कारण नहीं है कि हमने ऐसे 32 बिट्स के टुकड़े क्यों दिखाए, क्योंकि जाएंगे तो सीधी सीधी बिट्स लगातार, है ना, तो जब लगातार बिट्स जा रही हैं तो फिर हम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड है जी टीटीएल। टीटीएल है जी टाइम टू लिव, ठीक है। मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूँ, प्लीज साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते चले जाना। टीटीएल फील्ड होती है जी 8 बिट की। उसके बाद है जी प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल फील्ड अगेन 8 बिट का, तो 8 8 16 बिट अब तक हो चुकी है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली 16 बिट का ही एक और फील्ड आएगा, दैट इज एच सी। एच सी है जी हेडर चेकसम, ठीक है, अच्छे से लिख लेना है, एच सी इज हेडर चेकसम, ठीक है जी। उसके बाद आएगा जी एस आई पी। एस आई पी मतलब सोर्स आईपी एड्रेस, ऑब्वियसली आपको पता है 32 बिट्स का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग के मेरे वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था। IPv4 पढ़ रहे हैं ना हम लोग, IPv4 में 32 बिट का IPv4 एड्रेस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। मैंने वैसे लिखा नहीं है, बट आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। IPv4 ही हमारे सिलेबस में है, V6 तो सिलेबस में ही नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है इसलिए फिर मैंने ढंग से नहीं लिखा, बट आप इसको फिर भी अच्छे से लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। IPv4 हेडर, V6 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ IPv4 हेडर, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद SIP के बाद नेक्स्ट फील्ड है जी DIP, दैट इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये भी 32 बिट्स की फील्ड है। और लास्ट में जो मैं आपको कह रहा था ऑप्शंस, ठीक है,
ऑप्शंस होते हैं जी 0 से लेकर 40 बाइट्स तक। ये सारा कुछ बिट्स में चल रहा था ना, इसलिए मैंने कहीं कुछ नहीं लिखा। अब मैं यहाँ प्रॉपर लिख रहा हूँ, 0 से 40 बाइट्स तक के ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। तो देखो भाई, ये है जी कंपल्सरी पार्ट हेडर का। ठीक है, ये 5 जो हमने टुकड़े दिखाए हैं, ये 5 है जी कंपल्सरी। ठीक है, ये है जी, नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑप्शंस मतलब ऑप्शनल। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल पार्ट। मर्जी होगी तो लगाएंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन नीड हम देखते रहेंगे। और ये है जी कंपल्सरी, इसको तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है जी, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, और दिस इज ऑप्शनल। तो कंपल्सरी में टोटल देख लो भाई, 4 हो गए ना ये, 4 4 8 4 6 12 16 एंड देन 20। ठीक है, टोटल 20 बाइट्स हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा जी, फटाफट से मैं एक बार बोल देता हूँ फटाफट से। पहला वर्जन, मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, एज इट इज, इसमें कोई मतलब यू कैन से कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, ये आपको एज इट इज याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहली फील्ड वर्जन, दूसरी फील्ड हेडर लेंथ, वर्जन 4 बिट की, हेडर लेंथ 4 बिट का, सर्विस टाइप 8 बिट का, टोटल लेंथ 16 बिट का। उसके बाद आईडी डेट इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड 16 बिट्स की, फ्लैग्स 3 बिट्स के, सिर्फ 3 बिट है फ्लैग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 13 बिट का। उसके बाद टीटीएल टाइम टू लिव, देन प्रोटोकॉल 8 बिट का, टीटीएल 8 बिट का, प्रोटोकॉल 8 बिट का, एचसी हेडर चेकसम 16 बिट का, एसआईपी 32 बिट, डीआईपी 32 बिट, एसआईपी सोर्स आईपी एड्रेस, डीआईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और ऑप्शन 0 से 40 बाइट्स तक हो सकते हैं। चलो ठीक है जी। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग इन फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकी इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इससे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन का भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इन तीनों चीजों का बहुत यूज होगा और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे। बट पहले बेसिक बेसिक की इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है जी, तो पहली फील्ड हमारी कौन सी है जी, वर्जन फील्ड है। तो वर्जन के बारे में हम लोग फटाफट से समझते हैं। देखो भाई, वर्जन, पहली बात तो ये समझ लो, अभी ना हम लोग फिलहाल ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। ट्रांजिशन मतलब हम लोग IPv4 से V6 में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। IPv4 से V6 में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर फिलहाल मैं इंटरनेट का सिनेरियो बताऊं, तो ना तो 100% V4 है, ना ही 100% V6 है, कुछ कुछ पार्ट्स चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो राउटर्स है उनको पैकेट प्रोसेस करना है ना। ये देखो, जैसे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो बीच में ये हमने राउटर के थ्रू इनको कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी राउटर पैकेट को रिसीव करेगा तो इसको प्रोसेस करना है और राउटिंग टेबल को देख के पता लगाना है कि पैकेट कहाँ जाएगा एंड सो ऑन, तो वो पैकेट को फॉरवर्ड करना चाह रहा है। बेसिक काम तो ये है ना राउटर का, फॉरवर्डिंग करना पैकेट्स की। तो अब जैसे ही वो फॉरवर्डिंग करना चाहेगा, तो सबसे पहले जैसे कोई आईपी का पैकेट उसके पास आएगा, तो सबसे पहले राउटर हेडर रिसीव करेगा। तो हेडर में सबसे पहली फील्ड हमने वर्जन दी है, ताकि राउटर को फटाफट पता लग जाए कि किस वर्जन का हमारे पास आईपी यूज हो रहा है, ये किस वर्जन का ये आईपी हेडर है, ताकि ये फटाफट से उसी रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के थ्रू पैकेट को फॉरवर्ड करवाएगा। मतलब IPv6 का पैकेट होगा तो वो V6 के सॉफ्टवेयर से फॉरवर्ड करवाएगा, V4 का होगा तो वो V4 के सॉफ्टवेयर से पैकेट फॉरवर्ड करवाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है वर्जन का। तो इसलिए वर्जन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ट्रांजिशन में ना चल रहे होते तो हमारे को कोई जरूरत नहीं थी, V4 V6 ये सब बकवास है, एक ही चीज हो जाती, सारा कुछ है ना। अगर प्रॉपर सारा V6 चल रहा होता तो फिर V4 की कोई बात ही ना होती, सारा कुछ एक ही तरीके से चलता है ना। ऐसे V4 होता, सिर्फ V6 ना हो रहा होता अभी, तो फिर सारा V4 के हिसाब से चल रहा होता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट अभी क्योंकि हम ट्रांजिशन में है, इसलिए हमें वर्जन फील्ड रखनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा अब ये भी ध्यान रखो, देखो 4 बिट की फील्ड है, तो ये देखो या तो ये वैल्यू लेगी या फिर ये लेगी 0110। ठीक है, 0100 का मतलब क्या होगा, आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, बाइनरी नंबर 0100 इज 4, तो मतलब ये बताएगा वर्जन 4, और 0110 मतलब वर्जन 6। ठीक है, आई थिंक बेसिक सी बात आप समझ गए होंगे। तो जब भी IPv4 का पैकेट आएगा, तो उसमें वर्जन फील्ड में हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा भाई, इस वर्जन फील्ड में क्या लिखा हुआ होगा, 0110। ठीक है, 0110, आई थिंक आप समझ चुके हो। चलो जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट फील्ड पे। नेक्स्ट फील्ड है जी हेडर लेंथ। हेडर लेंथ देखो क्या है, हेडर लेंथ देखो, HLEN हेडर लेंथ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, हेडर लेंथ मिनिमम तो 20 बाइट्स की होती है और मैक्सिमम 60 बाइट्स की होती है ना, ये हमने अभी देखा था।
तो बट यहाँ पे मैंने हेडर लेंथ की फील्ड, रादर आईपी हेडर में हेडर लेंथ की फील्ड 4 बिट्स की है, सिर्फ 4 बिट की फील्ड है ये, ठीक है। तो अब आप मुझे ये समझाओ 4 बिट में 20 कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे या 60 कैसे रिप्रेजेंट कराओगे 4 बिट में। तो आपको पता है भाई, थोड़ा थोड़ा डिजिटल का आपको नॉलेज होगी, है ना। तो 4 बिट में मिनिमम नंबर क्या आएगा भाई, 4 जीरो, और मैक्सिमम नंबर क्या आएगा भाई, 4 वन। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर 15। तो 15 से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो फिर आप ये 20 कैसे शो करोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये 20 कैसे शो करोगे भाई। 4 बिट में तो मैक्सिमम 15 आ रहा है, 20 थोड़ी आ रहा है। तो फिर इलाज क्या सोचा गया, इलाज ये सोचा गया कि हमारे पास जो भी हेडर लेंथ होगी ना, हम उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, ठीक है। देखो हम चाहते, आईपी हेडर जब डिजाइन किया जा रहा था तो उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग चाहते तो हेडर लेंथ को पूरा बड़ा फील्ड बना देते, 60 ही तो है, क्यों मल्टीप्लाई कराते हो, क्यों। देखो ऑब्वियस ही बात है, मल्टीप्लीकेशन करवानी वो फ्री में तो होगी नहीं, टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम बचाने के लिए वो सीधा 60 के लिए, देखो कितनी बिट्स लगेंगी, आई थिंक समझ पा रहे हो, 6 बिट लगेंगे, है ना। क्योंकि 6 वन लगातार होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज मेरे आईपी एड्रेसिंग के वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ। 6 वन का मतलब क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वन का मतलब होता है 2 पावर 6 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 63। तो 63 तक हम लेके चल सकते थे, और मैक्सिमम हेडर लेंथ 60 बाइट्स है। तो 6 बिट की फील्ड बना लेते ना, आपने 4 क्यों रखा, क्योंकि भाई हेडर है ये, ठीक है। यहाँ पे एक एक बिट की बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि बहुत ओवरहेड्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इतने मतलब देखो, जबरदस्ती के ओवरहेड्स हम क्यों फालतू के डालते चले जाए, हमारा काम तो है भाई ओवरहेड्स को कम से कम करना, ज्यादा से ज्यादा क्यों करना है। तो इसलिए सोचा गया कि 2 बिट बचाओ। अब लग रहा होगा कि 2 बिट की क्या वैल्यू है भाई, एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे 10 पैकेट जा रहे हैं, तो 2 बिट नहीं गई, 20 बिट का ओवरहेड चला गया फालतू, समझ पा रहे हो। अगर हेडर में 2 बिट मैंने फालतू हेडर लेंथ के लिए रख लेते, अगर मैंने रखी होती, तो अगर 10 पैकेट्स जा रहे हैं तो आपने 2 2 बिट फालतू भेजी ना हर पैकेट के साथ, तो 20 बिट फालतू हो गई। ऐसे ही 10 के बजाय 100 भेजने होते तो 200 बिट फालतू चली जाती। और आप मुझे ये बताओ, इंटरनेट में क्या सिर्फ 2 स्टेशन हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई, अनगिनत स्टेशन हैं, बहुत ज्यादा स्टेशन हैं, और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा बिट्स की वेस्टेज हो जाएगी। तो इतने ज्यादा वेस्टेज उन्होंने सोचा कि ठीक नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करा लेंगे, और इतना कुछ ज्यादा कॉस्टली ऑपरेशन भी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 4 करवाने का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, मैंने आईपी एड्रेसिंग में भी समझाया था। पीछे जीरो लगा दो अगर, तो बाइनरी नंबर के, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाइड बाय 2। और पीछे 2 जीरो लगा दी तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास हेडर लेंथ है ना, आप उसको 2 बारी लेफ्ट शिफ्ट कर लेना, आपका काम हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी टेंशन खत्म, सिर्फ 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, आपका काम खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल 4 वंस थे हमारे पास, तो एक लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये वाला वन इधर आएगा, ये वाला वन इधर आएगा, ये वाला वन इधर, ये वाला वन इधर, और एक जीरो हम अपेंड कर देंगे, समझ पा रहे हो ना। एक जगह हमारे पास बन जाएगी, तो हम उस जगह में एक जीरो अपेंड कर सकते हैं। बेसिक सी बात है भाई, अब इसको मैं ज्यादा और क्या एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो लो भाई, मैं कर देता हूँ, ये लो। जैसे सपोज करो, ये लो, ये हमारे पास 4 वंस थे, ठीक है। अब एक लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा, ये देखो, इस वाले वन को उठा के आप इधर लिखो, इस वाले वन को उठा के आपने इधर कर दिया, इस वाले वन को उठा के आपने इधर कर दिया, ठीक है जी। और इस वाले वन को उठा के आपने इधर कर दिया। अब ये जगह खाली बच गई ना, तो इस जगह में हम लोग क्या रख लेंगे भाई, जीरो, ठीक है। यही मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट का। तो ऐसे ही हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, एक लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो एक जीरो आ जाएगी, एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो एक जीरो और आ जाएगी। तो रजिस्टर्स में बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सब फंक्शनैलिटी होती है। मैं आर्किटेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं घुसना चाह रहा। तो हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, तो हम सीधा 2 शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की, या यू कैन से ज्यादा हमें कंप्यूटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल रजिस्टर में 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, आपका काम खत्म। आपके पास ये देखो, ट्रिपल 4 टाइम्स 1 और 2 जीरो सीधा आ जाएगा, तो मतलब 60 बाइट्स का हमारे पास हेडर हो गया। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो सिंपली हमें करना क्या है भाई, जो भी 4 बिट की हेडर लेंथ होगी, हम 2 बार उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है।
2 बारी ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 2 बारी लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हमारे पास सिंपली जो भी हमारी एक्चुअल हेडर लेंथ होगी वो आ जाएगी, ठीक है। रफली बोले तो मल्टीप्लाई बाय 4 है, बट टेक्निकली बोलेंगे तो 2 बारी लेफ्ट शिफ्ट करो, आपका काम खत्म, ठीक है जी। तो ज़्यादा कंप्यूटेशंस और वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलो ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे वापस। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमारे पास आंसर आएगा। तो ठीक है, तो अब देखो मिनिमम, अब यहाँ पे देखो अब कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मिनिमम हेडर लेंथ कितनी होगी? मिनिमम हेडर लेंथ होगी जी 0101, ये इससे कम हेडर लेंथ नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि इससे कम हेडर लेंथ, जैसे ये देखो, अगर आपने हेडर लेंथ ये रख ली 4, ये क्या है भाई 5 है, ये अगर आपने 4 रख ली तो 2 बारी लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो मतलब 2 जीरो और लगाओगे तो कितना बना भाई 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, आईपी एड्रेसिंग की वीडियोस देखो भाई, मैं यहाँ चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये 16 है तो 16 हेडर लेंथ तो होती ही नहीं, मिनिमम तो 20 होती है ना। तो देखो भाई 01 ये था हमारे पास 0101, अब इसमें 2 जीरो हमने और लगा दी तो ये कितना बन गया भाई 20। तो मिनिमम हमें पता है भाई 20 चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम हेडर लेंथ कितनी होगी भाई 20, और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं भाई 1 2 3 4, ये 4 और आगे 2 जीरो लगाओगे तो 60, हमें यही चाहिए था, है ना। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब एक बेसिक सी बात और है आपको जो आपको याद रखनी है, रादर याद के रखनी है, आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा। देखो मल्टीपल ऑफ 4 होगा हेडर हमेशा, मतलब 20 बाइट्स का हो सकता है, या फिर इससे ऊपर कहाँ जाओगे भाई 0110, है ना। ये 5 था, ये देखो ये चीज 5 है, ये 5 है, तो अब ये 6 आया ना। हाँ, तो 6 में 2 जीरो आप और लगाओ तो 6 4 जा 24, तो उसके बाद 24 पे आओगे, मतलब 20 बाइट का हेडर है, उसकी उससे बड़ा 24 का, उससे बड़ा 28 का, ऐसे मतलब 22 बाइट का हेडर कोई आपको कहे कि मेरे पास IPv4 का हेडर है जिसकी लेंथ 22 बाइट्स है, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम हेडर लेंथ में ये चीज शो ही नहीं कर पाएंगे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, मेरे ख्याल से मेरे को इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हेडर लेंथ जो होगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 चलेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी सर्विस टाइप। सर्विस टाइप जो फील्ड है, देखो इसके बारे में मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। यार अदर एक काम छोटा सा और करते हैं, अभी हम वीडियो को यहीं पे अपना पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ना मैं यहीं से ही आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इतना ज़्यादा मैं इसको खींचना नहीं चाह रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।